नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रशासनिक अफसरों ने महत्वपूर्ण निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कौन कौन मौजूद रहे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ के चारबाग को लेके जो अवैध अतिक्रमण है, जिसको लेके एक नहीं दो नहीं चार आईएएस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के जो रेलवे स्टेशन है चारबाग, जहां पे बेहिसाब अतिक्रमण फैला हुआ है, जिसके कारण काफी जो यात्री हैं उनको समस्याएं होती हैं, जिसको लेके अधिकारियों ने संज्ञान लिया। और संज्ञान लेने के बाद राजधानी लखनऊ के डीएम और नगर आयुक्त और वहीं डीआरएम और आपके साथ में जो डीसीपी सेंट्रल है आशीष श्रीवास्तव, वो भी मौके पर पहुंचे और पूरे चारबाग रेलवे स्टेशन के पास का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो डीएम है उन्होंने सभी को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण है उसको साफ किया जाए। साफ करने से मुराद ये है कि ये अतिक्रमण जिस तरह से फैला हुआ है, जिसको लेके लगातार जो यात्री हैं और आने जाने वाले लोग हैं उनको आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से कभी जाम की समस्या, तो कभी किसी और चीज की समस्या, कभी यात्रियों की ट्रेन लेट हो जाने की समस्या, कि जाम में फंसने के कारण उनकी ट्रेन लेट हो जाती। तो तमाम समस्याएं थी, जिसको लेके लगातार अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर जो समस्या उसके निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ से मोहम्मद अब्बास। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और महिला आरक्षण बिल को लेकर के आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की नेताओं ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश वो होगा जहाँ महिलाएं रात में भी अकेले घूम सकेंगी। 8 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। उनमें से एक उपलब्धि ये भी है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन हाल ही में राजधानी लखनऊ में आलमबाग बस स्टैंड पर एक युवती रात्रि में एक ऑटो बुक करती है अपने भाई के घर जाने के लिए, और वही ऑटो वाला उस युवती के साथ रेप करता है और उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद तमाम तरीके के सवाल योगी सरकार पर खड़े हो रहे हैं। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपने किए हुए वादे को निभाए और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर देहरादून से है, जहां राज्य सरकार की तरफ से पार्टी के 20 पदाधिकारियों को दायित्व देने का काम किया गया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्प सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सौगात तो दी है। 20 पार्टी के पदाधिकारियों को दायित्वधारी बनाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन अब चर्चा इस बात की कि एक और सूची सरकार की तरफ से जल्द जारी की जा सकती है, जिसमें 100 से ज्यादा पार्टी के ऐसे पदाधिकारी, विधायक और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनको दायित्वों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि अब भी कई ऐसे नगर निगम खाली है, निगमों में जो पद है वो खाली है, आयोगों के पद खाली है, और सबसे बड़ी बात है कि विभागों में भी कई ऐसे पद खाली हैं जो दायित्वधारियों के चलते अभी तक अधूरे हैं, लेकिन दायित्वों के चलते भग जाएंगे। और ये बड़ी सौगात सरकार की तरफ से हो रही है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव में जिस प्रकार का अब तक का प्रदर्शन रहा है भाजपा का, उसी के आधार पर ऐसे सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को दायित्वों की सौगात देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और अब अगर नई सूची जारी होती है तो फिर ये कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी सूची होगी और पार्टी के उन सभी नेताओं को यहाँ दायित्व देने का काम किया जाएगा जो अब तक नाराज है या इन दायित्वों से न मिलने से कुछ नहीं आ पा रही है। उन सभी के नाम इस दूसरी सूची में आ सकते हैं, जिसका जल्द ही सरकार की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। ये बीजेपी के लिए बड़ा हर्ष का विषय इस समय कहा जा सकता है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां सियासी पारा पूरी तरह से हाई देखने को मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों सियासी पारा हाई है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा बेहद हाई रहा। विपक्षी दलों के सांसद और धर्मगुरुओं ने इस बिल को बीजेपी सरकार की साजिश बताया और यह कहा है कि अब कोर्ट की शरण ली जाएगी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद सपा, कांग्रेस
आम आदमी पार्टी के साथ साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे साजिश करार दिया और विरोध किया। सपा सांसद राम गोपाल यादव, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी और साथ ही साथ धर्मगुरु राशिद फिरंगी माली समेत कई लोगों ने इस बिल का विरोध किया है। कहा है कि बीजेपी सरकार ने छल किया है, इसके जरिए मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी। बिल पास होने के बाद प्रतिक्रिया दी है कि अब कोर्ट की शरण ली जाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने इसे साजिश बताया है और कहा है कि सरकार की नज़र अब वक्फ संपत्तियों पर है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, हालांकि विपक्षी दलों को यह पता था कि यह बिल पास होकर ही रहेंगे, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध के चलते सियासी पारा बेहद हाई रहा। अब देखना होगा कि इस बिल के विरोध में विपक्षी दल और धर्मगुरु कोर्ट जाते हैं या नहीं, यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की समाप्ति पर क्या कुछ कहा, ये हमारे संवाददाता पुनीत मोहन बता रहे हैं। देखिए। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश को राजस्व देने में आबकारी विभाग एक अहम भूमिका निभा रहा है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 52,297 करोड़ रुपए का राजस्व अकेले आबकारी विभाग ने उत्तर प्रदेश को दिया। इस दौरान आबकारी मंत्री ने दावा किया कि हमने उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में एक्टिव कॉकस को तोड़ा है, वरना एक वक्त ऐसा था कि प्रदेश में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो सब गिने चुने 2 से 4 व्यक्तियों के नाम होती थी, यानी कि एक कॉकस काम करता था वो और उन्हीं के लोगों को ठेका मिलता था। लेकिन इस बार जो नई ठेका प्रणाली हुई है उसमें 40% नए लोगों को ठेका मिला है। वहीं अवैध और कच्ची शराब पर उन्होंने कहा कि हमने इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई है। जो भी कच्ची शराब बेचते थे उन पर लगाम लगाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। और वहीं अवैध शराब उत्तर प्रदेश में ना आए, इसको लेकर के विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। खबर बरेली से है, जहां सिपाही पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। कोटा में युवक से लड़ाई झगड़े की जांच करने गए सिपाही और पुलिस दरोगा पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें डंडे और लाठी और तमंचे का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें इस हमले में सिपाही और दरोगा बुरी तरह घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें 1 तारीख को हुए झगड़े के बाद मुकदमा हुआ, उस मुकदमे की जाँच करने के लिए सिपाही और दरोगा आरोपियों के पास जाँच करने गए थे, जिसमें आरोपियों ने उन पर घेर कर हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह वो घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला और उसका पति है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर वाराणसी से है, जहां पीएम के आगमन की तैयारी जोरों पर है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी के दूसरे दौरे पर आ चुके हैं। लगभग वाराणसी में 1:20 वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर मेहंदीगंज स्थित जनसभा संबोधन के स्थल पर जाकर के निरीक्षण किया है। उसके साथ सीधा काल भैरव मंदिर, बाबा काशी विश्वनाथ दर्शन भी करेंगे। साथ ही वाराणसी में तमाम परियोजनाओं के साथ चल रहे परियोजनाओं के साथ आला अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे और वाराणसी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके हाल मौका मुआयना करेंगे। आगामी 11 से लेकर 13 अप्रैल के बीच में पीएम के संभावित दौरे वाराणसी में होने हैं, जिसको लेकर पीएम के आने के पूर्व सीएम का आगमन वाराणसी हो चुका है और लगभग 5 घंटे के अंतराल वाराणसी में सीएम को रहना है। 1:20 वाराणसी मेहंदीपुर पहुंच चुके हैं सीएम। वहां से हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे और सीधा समीक्षा बैठक करेंगे सर्किट हाउस में। उसके बाद सीधा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ दर्शन करेंगे। देर रात 6 बजे के करीब वाराणसी से सीधा बाबतपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। खबर प्रयागराज से है, जहां सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा किया। इस मौके पर एक जनसभा को भी संबोधित कर क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी।
योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज के सिंगवेरपुर आए। दरअसल आज निषाद राज जयंती है और इस मौके पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें मत्स्य विभाग की तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको चेक प्रदान किया गया। कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल ये सिंगवेरपुर वही जगह है जहाँ से भगवान राम गंगा पार करके वनवास के लिए गए थे। निषाद राज ही के यहाँ वो रुके थे और इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले काफ़ी दिनों से इस पूरे इलाके का कायाकल्प कर रही है। तमाम विकास के कार्य किए गए हैं, उसको ऐतिहासिक स्थल के रूप में डेवलप किया गया है। चूँकि निषाद राज की वहाँ एक आदमकद मूर्ति भी लगाई गई है और आज वहीं पर जयंती के मौके पर निषाद राज की वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे। सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। इस बीच में उन्होंने तमाम चीज़ों पर अपनी प्रकाश डाला। उन्होंने खास तौर से जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताया। उसके अलावा संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों हुए कुंभ को याद करते हुए बताया कि किस तरह से पूरे देश में कुंभ का नाम हुआ और कुंभ कितने तरीके से यहाँ पे आयोजित हुआ। पहले कभी यहाँ माफियाओं का राज हुआ करता था, अब ये इस तरह की चीज़ों के लिए जाना जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने निषाद राज से जुड़ी जो योजनाएँ हैं उसके बारे में बताया। खास तौर से अभी ताज़ा जो वक्फ बिल है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस जगह पर कुंभ आयोजित हुआ उसको भी वक्फ का दावा किया जा रहा था कि ये वक्फ की भूमि है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वक्फ की भूमि के नाम पर तमाम अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो और इस बिल के जरिए अब केंद्र की सरकार ने, अमित शाह ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार की तरफ से ये कदम बहुत ही आगे कारगर साबित होगा। इस तरह की बातें कहिए तो कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बिंदुओं पर बाकायदा उन्होंने अपनी बात रखी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ज़रूर कहा है कि इसी तरह विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ी से चलती रहेगी। और अब ये मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार दिख भी रहा है कि किस तरह से वो कार्य कर रही है। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ प्रयागराज। खबर जौनपुर से है, जहां सांसद रामजीलाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। ये मांग किसने की, क्यों की, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। सुनिए। अखंड राजपूतना सेवा संघ के लोगों ने आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और वही विरोध जताते हुए अखंड राजपूतना सेवा संघ के लोगों ने उपराष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उनका मांग है कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सदस्यता रद्द की जाए। और आपको बता दें कि राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर जो है पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर जौनपुर में भी आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखंड राजपूतना सेवा संघ के लोग जौनपुर कलेक्ट्रेट रोड पर जो है पुतला दहन करते हुए दिखाई दे और हल्ला बोले हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर कानपुर से है, जहां अखिलेश यादव पर कन्नौज के पूर्व सांसद फायर हो गए। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। के हाथ पहुंचे कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि जिंजक कस्बे में सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अखिलेश यादव को 2017 के बाद तक ऐसा कोई रात नहीं गुजरी जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री बनते हुए न देखा हो। तो वहीं गौशाला के बयान पर कहा कि यह लोग बूचड़ खाने खुलवाकर गायों की समस्या का हल करना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी गौशाला खुलवाती है और उनको सहजता से रखने की व्यवस्था करती है। वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया बोर्ड है और पूरा देश चाहता है कि इसमें संशोधन हो, जिससे कहीं न कहीं गरीब तबके के मुसलमानों को सीधा लाभ मिले। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, वॉइस। खबर हरिद्वार से है, जहां यातायात प्रबंधन की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई बता रही हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो जल्द शुरू होने वाली है और उसके साथ ही आप देखिएगा कि उत्तराखंड को कहीं ना कहीं देवभूमि कहा जाता है और तमाम तरह की जो यात्राएं हैं वो उत्तराखंड के अंदर होती हैं, क्योंकि चाहे हम कावड़ मेले की बात करें या फिर कुंभ मेले की बात करें, क्योंकि आप देखिएगा कि अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसके बाद कावड़ मेला भी शुरू होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं 2027 में कुंभ मेला भी शुरू होना है। लेकिन उसकी तैयारियों को लेकर पहले से ही यातायात विभाग कहीं ना कहीं सख्त होता हुआ नजर आ रहा है,
है, क्योंकि जो NP नपचाल हैं, जो डायरेक्टर हैं ट्रैफिक के, वो हरिद्वार पहुंचे हैं और हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने एक बैठक ली है, जिस बैठक में हरिद्वार के SSP सहित कई आला अधिकारी उसमें मौजूद रहे। तमाम जो CO हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे और नपचाल ने साफ तौर पर उन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर होनी है और उसके साथ ही जो देखा जाए कि कावड़ मेला भी जल्द नज़दीक आ रहा है और उसके साथ ही जो 2027 का कुंभ मेला है वो भी होना है, उसको लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो जांचने का काम आज डायरेक्टर ने किया है। और इसके साथ ही देखिएगा कि क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा केंद्र है कि जो भी यात्रा उत्तराखंड के अंदर होती है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से होती हुई निकलती है, क्योंकि चारधाम यात्रा की यदि हम बात करें तो चारधाम यात्रा में भी पहले श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, उसके बाद अपनी चारधाम यात्रा शुरू करते हैं। और इसी तरीके से कावड़ मेला भी हरिद्वार के अंदर ही होता है और इसके साथ ही जो 2027 में कुंभ मेला होना है वो भी हरिद्वार के अंदर होना है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग के सामने कहीं ना कहीं ट्रिपल चुनौती यहाँ पर होती हुई नजर आती है। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं जांची हैं और व्यवस्था जांचने के साथ साथ जहां पर उनको कमियां दिखी, क्योंकि पार्किंग की दिक्कतें कहीं ना कहीं हर जगह पर देखने को मिलती हैं, तो पार्किंग बनाने के निर्देश भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर के द्वारा दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, पार्किंग की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्था है, चाहे यातायात की व्यवस्था है, चाहे उनके रहने की व्यवस्था है, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इंडिया वॉइस धनराजगढ़। खबर हरिद्वार से है, जहां गांव के नाम बदले जाने से लोग भड़के हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। सरकार द्वारा जिस तरह से कई जो स्थान हैं, जो गांव हैं, उनके नाम जब से चेंज किए गए हैं तब से कुछ गांवों में विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार अगर बात करें हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा की, तो यहाँ पर 2 गांव ऐसे हैं जिनके नाम परिवर्तन सरकार की तरफ से किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से चांदपुर जो गांव है लक्सा रोड पर, उसके ग्रामीणों का कहना है कि उनके जो गांव का नाम है वो पुश्तैनी ये चला आ रहा है। उनका ये साफ कहना है कि किसी मुस्लिम जो शहंशाह है उसके द्वारा इस गांव का नाम नहीं रखा गया है, उनके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा ही इस गांव का नाम रखा गया है। तो उनका साफ कहना है ये भी है कि इस गांव का नाम चांदपुर ही रखा जाना चाहिए पुरानी तरह। साथ ही उनका यह कहना था कि अगर कोई नाम भी अगर गांव के साथ जोड़ा जाता है, जिस तरह से सरकार ने उनके गांव का नाम अब ज्योति फुले किया है, उसके नाम पर वहां पर कोई हॉस्पिटल या कोई उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ पर अगर खोलती है सरकार तो उसका वो स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके जो छात्र हैं उनको काफ़ी दूर यहाँ पर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। वहीं कई गाँव से कई किलोमीटर दूर अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर है। तो उनका कहना है कि गांव का नाम बदलने की अपेक्षा अगर सरकार उनके गांव में कोई सुविधा यहाँ पर उसके नाम से लाती तो बेहतर होता। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबर बलौदाबाजार से है, जहां शराब माफियाओं के आतंक का विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकी मिली। ये धमकी किसने दी, आखिर पूरा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि यदि कोई महिला गांव के लोग यदि शराब का बेचने का विरोध करते हैं तो शराब के जो माफिया हैं उनको धमकाने चमकाने काम करते हैं। आज बलौदाबाजार जिले के 3 गांव, पारा गांव, धनगांव, रामपुर और सलोनी के ग्रामीण आए और उन्होंने शराबबंदी बंद करने की मांग की और 50 से अधिक गांव इन गांवों में कोचिए हैं जो अवैध महुआ की शराब को बनाकर बेचते हैं। इसी बात को लेकर आज सभी जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात की गांव के लोगों ने और बताया कि यहाँ पर पूरे गांव का माहौल खराब हो जाता है। शराब के कारण यहाँ पर बच्चे शराब के आदी हो गए हैं, जिससे यहाँ पर गांव का माहौल इतना खराब हो जाता है। शराबबंदी पूर्ण किया। तत्काल SP विजय अग्रवाल ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और धनगांव और रामपुर में छापा मारकर 253 लीटर अवैध महुआ की शराब को जब्त किया। जब्त करने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 गिरफ्तार करने के बाद उन्हें धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार की और उन्हें बता दें कि ये जो दोनों आरोपी हैं गांव में जंगल में शराब बना रहे थे। इनके पास से 2 चूल्हा और 6 गंजी को भी जब्त किया गया है। जब्त करने के बाद इनके बाद पूरी विधिवत कार्रवाई की जा रही है ताकि इनको अधिक से अधिक इन्हें सजा मिले और निश्चित रूप से इनको यहाँ पर अधिक से सजा मिले ताकि ये भविष्य में ना करे। जैसी आपको बता दें कि और जो माफिया सरपंच और गांव के लोगों को धमकी दिया था उनकी शिकायत भी उनके नाम नोट किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करे।
और ऐसी धमकी ना दे। जो शराबबंदी, शराब जो बंद करने के लिए प्रयास लगातार प्रशासन प्रयासरत है कि अवैध रूप से महुआ की शराब ना बिके। ये जो शराब होती है बहुत ही हार्म नुकसानदायक होती है, जिससे कि कई बार यहाँ बलौदा बाजार में कई लोग की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर जिले में कई अवैध शराब जो बनाते हैं जिनका कोई मापदंड नहीं होता, जिसके कारण अकाल मौत की भी कई शिकायत यहाँ पर बलौदा में की गई है। इसी बात को लेकर एसपी विजय अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया। इनके पूरे सामान को नष्ट किया गया और इनको धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मैं इंडिया वॉइस के बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। खबर मिर्जापुर से है, जहां चैत्र नवरात्रि को लेकर लाखों भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंचे। क्या नजारा था, कैसी उमंग रही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। 25 का आज जो है कि 6वां दिन है। बता दें इसके पहले चतुर्थी का दिन था, यानी चौथी और पांचवी यानी पंचमी भी एक ही दिन मनाया गया था। आज बता दें कि आज 6वां दिन है। आज का यानी माता की पूजा की जाती है। बता दें कि आज जो भक्त सच्चे मन से मातृ के देवी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बता दें कि इस धाम पर मां विंध्यवासिनी के धाम पर लोग रात से ही लाइन पर लगे हुए थे। लाइन पर लगने के बाद जो है कि उनको दर्शन मिला है। बता दें कि सारे भक्तों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ सारी सुरक्षा व्यवस्था और दर्शन करने के उपरांत हम लोग को कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। बता दें कि मां विंध्यवासिनी का वो पावन धरती है जो मिर्जापुर जिले में बसती है। बता दें कि यहीं पर जो है मां गंगा विराजमान है। मां गंगा का सीधे स्नान करने के बाद लोग भक्त जो है कि सीधे मां विंध्यवासिनी के धाम पर आते हैं, माथा टेकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। खबर गाजियाबाद से है, जहां सीएम योगी ने चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। इस अभियान के तहत क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रथम। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक आदेश जारी किए हैं, जिसमें ई रिक्शा व ऑटो अवैध तरीके से जो शहर भर में चल रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि जितने में नाबालिग व बिना पंजीकृत के ई रिक्शा और ऑटो शहर भर में घूम रहे हैं इन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक 146 ई रिक्शा सीज की गई हैं, वहीं 38 ई रिक्शाओं के चालान किए गए हैं। आपको बता दें कि आरटीओ ने कहा है कि जितने भी ई रिक्शा के जो कारखाने हैं जो अवैध तरीके से बिना पंजीकृत कर जो ई रिक्शा बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और छापेमारी कर उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 महीने तक ये जो अभियान जारी है, अब कितने इसमें ई रिक्शा और कितने ऑटो सीज किए जाएंगे। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर बरेली से है, जहां वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। सभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बरेली की बात करें तो बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे सरकार का बड़ा कदम बताया है, तो वहीं पंडित सुशील पाठक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करा। आपको बता दें वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पंडित सुशील पाठक ने नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है कि इस बिल से लोगों को, गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। तो भाई मौलाना शहाबुद्दीन ने भी कहा कि ये बिल बहुत ही बढ़िया है, इसका स्वागत किया है और इस बिल के आने के बाद गरीब जो मुसलमान है उनको फायदा होगा। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर सीतापुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंदकिशोर। जनपद सीतापुर के कस्बा तंबोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज सीएमओ सीतापुर ने औचक निरीक्षण करते हुए मातहतों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का निर्देश जारी किया है। बताया जा रहा है कि बीते कई महीनों से लगातार लोगों के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवाज़ें उठाई जा रही थी, जिसको लेकर के आज सीएमओ सीतापुर के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और पैथोलॉजी का निरीक्षण करते हुए मातहतों को पैथोलॉजी में जाँचों के नमूने लिख करके बड़ी फ्लेक्सी लगाने का निर्देश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने नए वार्ड और पुराने वार्डों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों को नए वार्ड में मरीजों को शिफ्ट करने का भी निर्देश जारी किया है। बीते कई वर्षों से लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे थे, जिसको लेकर के आज सीएमओ सीतापुर ने निरीक्षण कर उसे बेहतर और करने का मातहतों को निर्देश जारी किया है। हालांकि निरीक्षण के बाद मीडिया के सवालों से बचते सीएमओ सीतापुर दिखे। कहा जा रहा है कि सीएमओ ने मीडिया के सवालों से बचने के लिए गाड़ी में बैठकर सीतापुर रवाना हो गए। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंदकिशोर। बलौदा बाजार से है, जहां राज्यपाल रमेन डेका पहुंचे और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यदि
कोई महिला गांव के लोग यदि शराब का बेचने का विरोध करते हैं तो शराब के जो माफिया हैं उनको धमकाने और चमकाने काम करते हैं। आज बलौदाबाजार जिले के 3 गांव, पारा गांव, धनगांव, रामपुर और सलोनी के ग्रामीण आए और उन्होंने शराबबंदी बंद करने की मांग की और 50 से अधिक गांव इन गांवों में पहुंचे हैं जो अवैध महुआ की शराब को बनाकर बेचते हैं। इसी बात को लेकर आज संयुक्त जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की गांव के लोगों ने और बताया कि यहाँ पर पूरे गांव का माहौल खराब हो जाता है। शराब के कारण यहाँ पर बच्चे शराब के आदी हो गए हैं, जिससे यहाँ पर गांव का माहौल इतना खराब हो जाता है। शराबबंदी पूर्ण किया तत्काल एसपी विजय अग्रवाल ने और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।